पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, सवाल इंडिया का में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। एमसीडी के लिए आज आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार हैं शैली ओबरॉय, जो ईस्ट पटेल नगर वार्ड से पार्षद हैं, और डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने आले मोहम्मद इकबाल को प्रत्याशी बनाया है, जो मटिया महल वार्ड से पार्षद चुने गए हैं। बीजेपी ने मेयर चुनाव में हिस्सा लेने से इनकार किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर चुनाव इस बार का लड़ेगी। पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो सामने से चुनाव लड़े। 6 जनवरी को दिल्ली में मेयर पद का ये चुनाव होना है। अब इन सब के बीच सवाल यहाँ पर बड़ा ये हो जाता है कि क्या आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय को कोई चुनौती मिलने वाली है। तो एमसीडी में मेयर के चुनाव को लेकर एक तरह से सियासत आप यहां पर देखिए, लेकिन यहां पर सवाल ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आम आदमी पार्टी को इस बार बहुमत से ज्यादा पार्षद जो है वो जीतकर उनके आए हैं, और नंबर भी आप देखिए, अगर एमसीडी के इस बार के नतीजे हम देखें तो आम आदमी पार्टी के पास बहुमत से ज़्यादा जो पार्षद हैं वो हैं, और बीजेपी उससे काफ़ी दूर नज़र आती है। आम आदमी पार्टी 250 वार्ड के इस बार के एमसीडी के चुनाव में 134 पार्षद जो है वो उनके जीते थे, और ये नंबर्स आप देखिए यहाँ पर। बीजेपी 104 पार्षद उनके जीते थे और कांग्रेस 9 पार्षद उनके जीत कर आए थे। ऐसे में आप ये देखिए कि एमसीडी में मेयर जो है वो क्यों यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमसीडी जो है वो दिल्ली की सबसे बड़े नगर निगम में से एक है, और एमसीडी का महत्व यहाँ पर इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों का ये निगम है, और कई सारी जिम्मेदारियां एमसीडी के हिस्से में आती हैं। 2012 में 3 हिस्सों में इसको बांटा गया था, जब 3 अलग अलग जो है निगम बनाए गए थे, और अब मई में इस बार 2022 में यहाँ पर चुनाव जब हुए उससे पहले यहाँ पर 250 वार्ड किए गए और 1 मेयर इस बार जो है वो चुना जाना है। तो ऐसे में परिसीमन के बाद ये जो चुनाव हुए, इसमें जो मेयर है उसकी यहाँ पर पावर भी एक तरह से बढ़ जाती है, और इसीलिए एक तरह से आप देखिए ये जो सियासत है यहाँ पर होती हुई दिख रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। आलोक वत्स हैं, बीजेपी नेता हैं आप, जगदीश ममगेन हैं, आप चेयरमैन हैं एमसीडी वर्क्स कमेटी के, और कुलदीप कुमार हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं। कुलदीप जी, मैं आपके पास आऊँगा, आपकी चिंताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आलोक वत्स जी जो जगदीश ममगेन है वो चेयरमैन थे एमसीडी वर्क्स कमेटी के। आलोक वत्स जी, यहाँ पर मैं आपके पास आऊँगा। बीजेपी इस बार का जो मेयर चुनाव है वो नहीं लड़ रही है, लेकिन क्या कोई चुनौती आप दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को? देखिए, जब हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो चुनौती देने का सवाल कहां से उठता है। चुनौती तो तब होती ना जब हम चुनाव लड़ रहे होते। हमारे पास संख्या बल नहीं थी, संख्या बल आम आदमी पार्टी के पास है, वो अपना चुनाव लड़ रही है। हम तो तटस्थ थे, तटस्थ हैं, तटस्थ रहेंगे। हमने जनता की जो भी फैसला है उसको सिरोधार किया है। हम तो मेहनत में लग गए हैं कि अगली बार हम अपना मेयर चुने। कुलदीप जी, फिर चिंता क्या है आपकी? आपके पास नंबर हैं, आपके पार्षद बहुमत से ज्यादा हैं, उसके बाद भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको किसी तरह की चुनौती यहाँ पर मिलेगी या निर्दलियों को सपोर्ट जो है कर दिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट किया, और बहुत बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर देने का काम किया है। 134 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने दी हैं, और उसका ब्लूप्रिंट भी हमने तैयार कर लिया है। दिल्ली में आप देखेंगे जगह जगह सफाई को दुरुस्त कराते हुए हमारे पार्षद दिखेंगे, और दिल्ली के लोग साफ सफाई चाहते हैं, साफ सुथरी दिल्ली चाहते हैं, और उसके लिए करने के लिए हमारी गारंटी और हम लोग प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। लेकिन अब बात आती है मेयर की। दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, दिल्ली में हमारा मेयर बनने के लिए जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हरकतें हैं वो पुरानी हरकतों से बाज नहीं आना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, अरे लड़ाई लड़नी है तो सामने आके लड़िए, पीछे के बैक डोर से किसी को नहीं। तो वो तो सामने से कह रहे हैं ना कि हम तो लड़ ही नहीं रहे हैं चुनाव, आपको चिंता क्यों है फिर? देखिए, मैंने कहा ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ।
पीछे कुछ है और सामने कुछ है। तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको लड़ना था तो सामने आके लड़िए। आप क्यों दिल्ली के लोगों के काम में रोड़ा बनने के लिए पीछे की डोर से काम कर। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है क्या और प्रूफ है दिल्ली में आम आदमी पार्टी, आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? जो बात आप बोल रहे हैं उसका कोई प्रूफ है आपके पास? और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने जा रहा है और दिल्ली साफ सुथरी और सुंदर शहर बनेगा। और दिल्ली का अब आम आदमी पार्टी और हम सब लोग मिलकर प्रतिबद्ध हैं कि दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बनाएं। कुलदीप जी, मैं इस पर जवाब आलोक जी से लूंगा, लेकिन आप इस पर आप स्पष्ट कीजिए कि आपको ये चिंता क्यों है कि वो निर्दलियों को जो है यहाँ सर बैक कर देंगे और आपके राघव चड्ढा कह रहे हैं कि सामने से आके जो है आप लड़िए। ये शंका के पीछे की वजह क्या है आपकी? ऐसी पीछे खबरें मिल रही हैं कि ये लोग अपने पीछे किसी कैंडिडेट को निर्दलीय के रूप में सपोर्ट करके ये लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों का काम रुके। लेकिन दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है। लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के अंदर ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी को उस संविधान के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगर जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया तो छिचोरी हरकतें करके, ये गंदी हरकतें करके, जिस प्रकार से इन्होंने महाराष्ट्र की सरकारें गिराई, गोवा के एमएलए खरीदे, वो वाले काम करके अपनी हरकतें ना दिखाएं। आलोक बस जी बताइए, उनको यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और आप क्या किसी निर्दलीय के पीछे इस बार जाएंगे? देखिए, इनको भाजपा नामक भूत का डर समाया हुआ है, लेकिन जब हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो इनको हमसे डरने की क्या जरूरत है? ये दिल्ली को साफ सुथरा पेरिस लंदन बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न पराली मुक्त हुआ और ना ही प्रदूषण मुक्त हुआ। ये आगे क्या करेंगे ये तो देखना है, लेकिन जनता ने मैंडेट दिया है तो हम वेट करेंगे कि ठीक है ये कैसा करते हैं। लेकिन हम तो चुनावी मोड में हारने के बाद से चले गए हैं। साहब वेट कीजिए, हमें काम करने का मौका दीजिए। दिल्ली के लोगों ने मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने लगातार दिन रात लग के काम करने की शुरुआत कर दी है। क्यों बीजेपी नाम के भूत से डर लग रहा है? आप पीछे के डोर से, मुझे बीजेपी से डर नहीं लग रहा है, मुझे तो बीजेपी की जो अलोकतांत्रिक घटनाएं हैं, जो उनकी हरकतें हैं, जो डेमोक्रेसी को छिन्न भिन्न करने की महाराष्ट्र की सरकार छिन्न भिन्न किया है। आप बता दीजिए कहां छिन्न भिन्न किया है? चैनल पे महाराष्ट्र में कह रहे थे आपके पास, गिराया नहीं गिराया, आपके पास क्या प्रूफ है? आपकी पार्टी तो क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में? प्रूफ लेकर कोर्ट में जाइए, प्रूफ में लेकर कोर्ट में जाइए। नहीं गिराई महाराष्ट्र की, लेकिन बिल्कुल नहीं गिराई, आलोक जी, वो स्वतः गिर गई। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिएगा इनका ये बयान। कह रहे खुद पे खुद गिराई, इन्होंने नहीं गिराई। चलिए ठीक है। ये जो शंका एक तरह से कुलदीप जी आपके मन में यहाँ पर आ रही है, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ा और दर्शकों के लिए स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर जगदीश जी भी हमारे साथ हैं। जगदीश जी एक मिनट जगदीश जी, आप इस पर थोड़ा स्पष्ट कीजिए। आम आदमी पार्टी के नंबर ज्यादा हैं, बीजेपी यहाँ पर मेयर पद के लिए अपना कैंडिडेट नहीं दे रही है, उसके बाद आपको इस शंका में, सवाल में कितना दम यहाँ पर लगता है कि अगर निर्दलीय को भी सपोर्ट करे बीजेपी तो भी क्या यहाँ पर स्थिति बदल सकती है? नंबर तो इनके पास ज्यादा है आम आदमी पार्टी के पास। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर पार्षद को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जिसको भी 2 पार्षद समर्थन करेंगे उसको मेयर का चुनाव लड़ने का अधिकार है, या डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन। नहीं, लेकिन जीतने के लिए तो नंबर चाहिए ना आपको। एक मिनट सुन लीजिए आप। जीतने एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता कॉर्पोरेशन में, इसीलिए वहां पार्टी आधार पे चुनाव नहीं होता, ये आप समझ लो पहले। इसलिए वो नंबर 134 या 104 मैटर हाउस के अंदर नहीं करते। हाउस में हर कॉर्पोरेटर एक इंडिविजुअल है, इसलिए वहां 284 वोटर है, 274 वोटर है टोटल, 250 पार्षद, 14 एमएलए, 10 एमपी। तो इसलिए 274 पार्षदों को, 274 सदस्यों को अपना मेयर और अपना डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को चुनने का अधिकार है। इसलिए कोई चुनाव लड़ता है, एक पार्टी लड़ती है, 2 पार्टी लड़ती है, निर्दलीय लड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि जैसा अभी ये हमारे कुलदीप जी कह रहे थे कि रोड़ा अटका रहे हैं, पहली बात तो ये है कि 27 तारीख लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, लेकिन यहाँ का एक्ट ये है कि 27 तारीख को अगर एक ही मेयर का वो भी आए पर्चा, तब भी 6 तारीख को ही घोषणा होगी।
तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 4 कैंडिडेट है या 5 कैंडिडेट है, 6 तारीख को ही दिल्ली को नया मेयर मिलेगा। तो अकेला कैंडिडेट होगा वो भी 6 कोई बन सकता है, और 4 होंगे तो भी 6 कोई बन सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। नहीं, अगर दूसरी बात, जहां तक चुनाव आता है कोई और, आम आदमी पार्टी की चिंता यह है कि अगर कोई और नॉमिनेशन आता है तो बीजेपी जो है उनको सपोर्ट कर देगी, और फिर जो है यहाँ पर तो ये ऐसा है। इसकी चिंता इसलिए नहीं इनको करनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वसर्वा है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पास ज्यादा वोट थे, लेकिन इन्होंने यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट किया ना कि वो लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा तब डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हमें यशवंत सिन्हा बेहतर एक उम्मीदवार लगते हैं, हारे भले ही हम वोट उनको देंगे। तो अगर ये यशवंत सिन्हा इनकी पार्टी के तो नहीं थे, यशवंत सिन्हा तो तृणमूल कांग्रेस के थे, वहां से रिजाइन करके लड़े, तब भी इन्होंने वोट इसलिए दिया कि लोकतंत्र में हर पार्टी को, हर व्यक्ति को, हर सदस्य को अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने का अधिकार है। तो अगर ये यशवंत सिन्हा को दे सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय को दे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार सामने आने पर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सदस्यों को लगे कि शैली ओबराय बेटर है, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो इतने कैपेबल नहीं है, तो वो शैली ओबराय को भी वोट दे सकते हैं, उनके वोट बढ़ भी सकते हैं। ये कहा ऐसा अक्सर होता है कॉर्पोरेशन में कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी कई बार मतों का बड़ा अंतर रहता है। 17-18 वोट मेयर को अलग ज्यादा पड़ जाते हैं, कई बार मेयर को कम पड़ते हैं, डिप्टी मेयर को ज्यादा पड़ जाते हैं। वो अपने संबंध और अपनी काबिलियत होती है कि कई बार अच्छा काबिल उम्मीदवार लड़ रहा है। अब अरुणा आसफ अली लड़ी पहले कॉर्पोरेशन का चुनाव, जब 1958 में गठित हुई तो अरुणा आसफ अली मेयर बनी पहली बार। बहुमत तो जनसंघ के पास था, सेकंड टाइम बहुमत जनसंघ का केदारनाथ साहनी बने, लेकिन पहली बार चूंकि अरुणा जी स्वतंत्रता सेनानी थे और अरुणा जी जनसंघ से नहीं लड़ी थी, लेकिन जनसंघ ने अरुणा जी को निर्दलीय को सपोर्ट किया और मेयर बनवाया। सेकंड टाइम फिर जनसंघ बनी। तो ये कोई पैमाना नहीं है इन चीजों से। ये सिर्फ क्या है कि थोड़ी देर के लिए माहौल में एक चर्चा बनती है, कुछ माहौल खराब भी होता है। बताइए, आप सिर्फ माहौल बनाने के लिए क्या इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं? मुझे लगता है कि अगर आपके पास जो आपके पार्षद हैं, अगर उनके नंबर्स आपके पास पूरे हैं, सब आपके एक राय आपके साथ रखते हैं, तब तो आपको किसी तरह की चिंता की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। अगर आप शंका आपके मन में आ रही है तो फिर उसकी वजह आपकी अपने पार्षदों को लेकर है क्या शंका? देखिए, मेरी बात पर तो अभी जगदीश मंगमन जी ने मोहर लगा दी है। मैं तो इनको नहीं जान रहा वक्फ कमेटी के चेयरमैन कौन सी पार्टी से थे, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, क्योंकि वो कोई वैसी पोस्ट नहीं है, पार्टी से ही वक्फ कमेटी का चेयरमैन होता है। लेकिन इन्होंने इस बात पे मोहर लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ये काम करने जा रही है। तो दिल्ली के लोगों ने जो आम आदमी पार्टी, मैंने कब कहा भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है? हाँ, आपने कह दिया तो आपकी बात। मैंने कहा अगर कोई भी लड़ता है तो उम्मीदवारों को बेहतर उम्मीदवार हो उसको वोट देना चाहिए। आपने अभी स्पष्ट कर दिया कि आप मेरी बात गलत बात मत बोलो। मैंने नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी लड़े या न लड़े, मैंने ये नहीं कहा। आप कौन सी पार्टी से चेयरमैन थे? मैं किसी भी पार्टी से था। मैं जो कह रहा हूँ, अरे आपने अभी कह दिया कि इस बात का जवाब दीजिए ना कुलदीप जी। अरे कुलदीप जी सुनिए एक बार, राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को कुलदीप जी आप इस बात को स्पष्ट कीजिए ना। देखिए यहाँ नंबर्स में समझते हैं ना। अभी बीजेपी कहेगी कि आपने इतने सारे वादे किए हैं, आप उनकी बात कीजिए। अब तो चुनाव को लेकर इतनी शंकाएं कैसे आपके मन में है जब नंबर्स आपके पास पूरे हैं? यहाँ पर शैली ओबराय को बीजेपी के भी लोग दे सकते हैं। मैंने ये भी तो कहा पार्टी या किसी से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी को, अरे आप कौन होते हो कहने वाले? वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है पार्षदों का, आप थोड़ी तय करोगे। वो चाहे लड़े वो चाहे न लड़े, कोई भी पार्षद लड़ सकता है 250 में से। अगर लड़ना है तो सामने आके लड़े। नहीं, किसके सामने? अरे सामने तो वो म्युनिसिपल सेक्रेटरी आएंगे ना, आपके थोड़ी आएंगे। एक साथ मत बोलिए, एक एक करके बोलिए। जगदीश जी एक सामने उनके आएंगे, आप तय करोगे कौन सामने आएगा। ठीक है जगदीश जी, चुनाव अधिकारी है। जगदीश जी आपका सवाल पे जवाब उनको देने दीजिए। हाँ कुलदीप जी जल्दी स्पष्ट कीजिए बात तो। लेकिन मेरे मुंह में गलत बात मत डालिए। मैं न तो बीजेपी का प्रवक्ता हूँ और न मैं आपका प्रवक्ता हूँ। आप जानकारी नहीं रखते तो वैसे बोलिए। मैं आपसे जानकारी चाहता था कि आप कौन से ईयर में रहे चेयरमैन। चलिए ठीक है कुलदीप जी, मुद्दे पर आते हैं। वो किसी पार्टी से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। यहाँ पर ये चीज स्पष्ट हो गई। अब आप कुलदीप जी मुद्दे पर आइए ना, आप इस बात का जवाब दीजिए। आपकी शंकाएं, अगर आपके पार्षद आपके साथ पूरे हैं नंबर्स में, तो आपको तो किसी तरह की शंका होनी नहीं चाहिए ना सर।
पहली बात दिल्ली के लोगों ने, मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। और ये भाजपा तय कर ले कि उसको काम की राजनीति करनी है या ये पीछे छुरा घोंपने की, लड़ाई करने की राजनीति करनी है। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से किसी निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट ना करे, उसको करना है तो सामने आके लड़े। और दिल्ली के लोग सब कुछ देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देखा है। दिल्ली के लोगों ने लूट देखी है भारतीय जनता पार्टी के राज में। दिल्ली के लोगों ने अब भी देखा है कि जब से आम आदमी पार्टी के पार्षद जीत कर आए हैं, वो किस प्रकार से गली गली जाकर एक एक कूड़े को साफ करने का काम कर रहे हैं, एक एक नाली को साफ करने का काम कर रहे हैं। बताइए, उनको काम करने देंगे फिर आप? अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, एमसीडी कैसे साफ हो सकती है, कैसे सुंदर हो सकती है। अभी हमारी एक कमेटी भी गई थी, हैदराबाद गए थे, पुणे गए थे, हम लोग वहां देख के आए कि उनका सफाई का मॉडल क्या है, हम क्या दिल्ली में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे दिल्ली को बेटर कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आलोक बताइए, जगदीश जी आपकी बात आपने पॉइंट रख दिया है। आलोक जी आप बताइए, इसका जवाब दीजिए आप। उनके पास तो सब कुछ तैयार है, ब्लूप्रिंट वगैरह सब तैयार है, अब काम करने की देरी है बस। नहीं, कुलदीप जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, एक मिनट जगदीश जी, कि कुलदीप जी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जगदीश जी जो पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी पार्षद है उसको अपना मत देने का अधिकार है। हाँ। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी मेयर का बढ़ जाता है संख्या बल और चाहे डिप्टी मेयर का। इनको किस बात का डर सता रहा है? मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट खड़ा है और हमारे पार्षद अगर उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें इनको क्यों तकलीफ हो रही है? भाई हम नहीं लड़ रहे चुनाव, हमारे पार्षद फ्री हैं। अरे खुल के बोलिए ना, करना चाहें अभी तो सबूत मांग रहे थे, खुल के बोलिए ना, अभी तो सबूत मांग रहे थे। आप बोलने दीजिए, सबूत मिल गया आपको, आपने खुद ही सबूत स्पष्ट कर दिया। कुलदीप जी बात तो पूरी रखने दीजिए ना, मैं आपसे लूंगा इस पर जवाब, एक मिनट बोलने दीजिए। कुलदीप जी एक मिनट बोलने दीजिए, आलोक जी पूरी कीजिए। एमसीडी के चुनाव में अगर पार्षद जाएगा, अगर उसकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है तो स्वतंत्र है, हो सकता है आम आदमी को वोट दे दे। इसमें कहा लिखा हुआ है? हमने जब नहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो हम तटस्थ हैं, हमारे लोग फ्री हैं, वो जिधर भी अपना वोट देना चाहे दे देंगे। तो इसमें कहाँ आपको तकलीफ हो रही है? हाँ, आपने जो वादे किए थे उस पर आप खरा नहीं उतरे। दिल्ली आज भी प्रदूषण मुक्त नहीं है, पराली मुक्त नहीं है, शराब की नदियां बहाने का काम आपने किया और अपनी पॉलिसी को तुरंत यू टर्न कर लिया जब उस पर कार्रवाई आ गई। अब तो उस पर चार्जशीट भी दाखिल हो गया है। पहले इन चीजों से आप बचिए, दिल्ली को साफ सुथरा कीजिए, हम आपके साथ हैं। हमसे जो भी सहयोग बन पड़ेगा दिल्ली को स्वच्छ सुंदर चमकाने में, हम एक भी कदम उसमें पीछे नहीं रहेंगे आपके साथ। हम भी चाहते हैं दिल्ली अच्छी बने। चलिए, तो जरूर बने। चलिए, वो भी चाहते हैं दिल्ली अच्छी बने, आम आदमी पार्टी भी चाहती है दिल्ली अच्छी बने। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली अच्छी बनेगी। कुलदीप जी आपको जो है मौका मिलेगा तो आप इस पर अच्छे से काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, दिल्ली के मेयर को लेकर जो है ये तमाम बात यहाँ पर हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो नॉमिनेशन दाखिल किया गया है, लेकिन अब भी सवाल यही है कि क्या किसी तरह की चुनौती इनको इस बार के मेयर के चुनाव में यहाँ पर मिलेगी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी और मुद्दे लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन भारत के साथ अच्छे रिश्तों के लिए काम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत ने राजनयिक तथा सैन्य स्तर पर संपर्क बरकरार रखा है और दोनों ही देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, चीन और पाकिस्तान एक दूसरे का पक्के तौर पर समर्थन जारी रखे हुए हैं और उनके बीच की हर माहौल की रणनीतिक साझेदारी जारी है और ये लौह मैत्री और मजबूत हुई है। तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद भारत के संदर्भ में चीनी विदेश मंत्री का यह बयान काफी मायने रखता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन पर पूरी तरह यकीन किया जा सकता है। हाल की जो घटनाएं हमने देखी हैं सीमा पर, जो तनाव की वजहें बनी हैं जो दोनों देशों के बीच, उसके बाद ये बयान आना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन
सवाल यही है कि चीन की जिस तरह के बर्ताव रहे हैं, जिस तरह की उनकी क्रियाएं रही हैं, उससे कितना उनके इस बयान पर यकीन यहाँ पर किया जाना चाहिए। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सीमा पर जो हालात हैं चीन के बीच वो भी आप बताइए, और दूसरा ये भी थोड़ा समझाइए कि चीन ऐसा क्या कर रहा है जिससे लगे कि रिश्ते बेहतर होने की तरफ वो काम कर रहा है। देखिए, चीन की जहां तक बात कर रहे हैं तो बयानबाजी कुछ और होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हालात देखें तो कुछ और होता है। कम से कम 2.5-3 साल से जिस तरह से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है। हालांकि 17वें दौर की बातचीत हो गई है कोर कमांडर लेवल पर, दोनों देशों की सेनाएं कुछ पीछे जरूर हटी है, चाहे गलवान की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें या फिर दूसरे इलाकों की बात करें, लेकिन अभी भी गतिरोध बना हुआ है। जिस तरह से भारत की जो मांग है कि अप्रैल 2020 के पहले वाली स्थिति में जहां चीनी सैनिक थे वहां तक चले जाएं। भारतीय सैनिक पेंगोंग त्सो लेक में जहां तक पेट्रोलिंग करने के लिए पहले जाया करते थे, यानी फिंगर 8 तक जाया करते थे, वहां अब नहीं जा पा रहे हैं। इसी तरह भारतीय सैनिक की अगर बात करें तो देप्सांग का इलाका है, डेमचौक का इलाका है, खासतौर से देप्सांग के इलाके की बात करें तो पेट्रोलिंग के लिए आगे बढ़ने के चीनी सैनिक ने रोक लगा रखी है, वहां नहीं जा सकते। तो दोनों के बीच में गतिरोध अभी भी बना हुआ है। और उसके बाद जब पूर्वी लद्दाख में को लेकर बातचीत हो रही है, एक संबंध सुधारने की कोशिश हो रही है, तो चीन की ओर से जिस तरह से कोशिश की गई 9 दिसंबर को तवांग में, और उसको लेकर आपको ध्यान देना चाहिए, विदेश मंत्री का बयान आता है कि चीन की ओर से जो यथास्थिति यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो यथास्थिति बदलने की कोशिश की गई, उसे किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साफ तौर पर चीन को एक सख्त संदेश दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत के साथ आपके संबंध बेहतर हो, रिश्ते मजबूत हो, सीमा पर एक जो संबंध जो होता है एक विश्वास का माहौल कायम हो, तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप यथास्थिति को बदलने की कोशिश ना करें। और शायद इसी बयान के दबाव का नतीजा है कि विदेश मंत्री का बयान आया कि हम द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चीन की बात अपनी जगह है, लेकिन जहां तक सीमा की जहां तक बात है, भारत ने अपनी तैयारियों में कोई ढील नहीं दे रखी है। जी, तो यही वजह है राजीव यहाँ पर कि चीन के रुख में ये बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है कि जिस तरह का दबाव बनाने की वो कोशिश कर रहे थे उसमें वो कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपका अगर आपको याद होगा तो पहली बार भारतीय सेना की ओर से, सरकार की ओर से यह दिखाया गया कि कम से कम चीन के बॉर्डर पर जो हमारे जो सैनिक जा रहे हैं, हमारे जो हथियार जा रहे हैं, चाहे तोप की बात करें या हेलीकॉप्टर की बात करें या दूसरे संसाधन की बात करें, तो सरकार खुल के अपनी बात रख रही है। ये इवन तवांग की बात करें, तवांग के मामले में खुल के इवन वीडियो के जरिए दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से वेपन सिस्टम वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। M777 जो हल्के लड़ाकू तोप है जो अमेरिका से लिया गया है, चीन के बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है, चीनी हेलीकॉप्टर को तैनात किया जा रहा है। और तवांग में जैसे ही चीन की ओर से हरकत होती है, वहां केवल जमीनी सैनिक ही नहीं बल्कि चीनी सैनिक का मुकाबला करते हैं, उनको पीछे जाने पर मजबूर करते हैं, बल्कि वहां एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग भी होती है, यानी जो हमारे रफाल, तेजस जैसे जो फाइटर हैं वहां फ्लाई करते हैं और चीन को एक तरह के मैसेज, संकेत देने की कोशिश करते हैं कि आप जो है वायु सीमा का उल्लंघन नहीं कीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। ऐसी ही कोशिश आपको पूर्वी लद्दाख में भी देखने को मिलेगी। जी, शुक्रिया राजीव आपका इस सब जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि जाहिर है जो चीन की हाल के वक्त में हरकतें रही हैं सीमा पर, उसका जवाब उनको दिया जा रहा है मुकम्मल, और इस वजह से ही आप कह सकते हैं कि ये जो बदलाव रुख में यहाँ पर दिख रहा है ये उसकी वजह हो सकती है। इस पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल साहब हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और प्रोफेसर आसिफ रमीज हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। यहाँ पर मेजर जनरल PK सहगल साहब आपके पास में आना चाहूँगा। हम यहाँ पर ये बयान जो चीन की तरफ से अब आया है इस पर सबसे पहले बात करते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये कथनी और करनी का अंतर नहीं है? मेरे मुताबिक चीन का जो रुख में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। चीन कहता कुछ है, करता कुछ है। हम चाहते हैं कि ग्राउंड पर वो अपनी हरकतों को बंद करे, अपनी पोजीशंस को वापस ले जाए 2020 जहां पर था। दीपसांग में 1 इंच नहीं पीछे हटा, दमचौक में 1 इंच पीछे नहीं हटा। जो स्ट्रेटेजिक जगह है उसके पकड़ी हुई है। यांग से जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स है उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था। अगर वो सफल हो जाता तो पूरे तवांग वैली को डोमिनेट करता और हमारे जो डिफेंसेस है उनको बाईपास कर सकता था।
ये तो उसकी बड़ी सोची समझी साजिश थी, जिसको क्लियरेंस मिली होगी द हाईएस्ट लेवल पर, क्योंकि ये इससे हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात जो है बहुत नीचे गिर चुके हैं। और साथ ही साथ अमेरिका के साथ हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन और इम्प्रूव कर रहे हैं, क्वाड में हमारी इन्फ्लुएंस बढ़ रही है, G20 की प्रेसिडेंसी में हिंदुस्तान की छवि आसमान को छुएगी। ये सारी चीजों को निगाह में रखते हुए चीन इस माफी की बयानबाजी कर रहा है, लेकिन हम उसको किसी प्रकार से ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ा सा भी अपने ढील दी अपनी सतर्कता में, तो चीन उसका नाजायज फायदा उठाएगा और हिंदुस्तान के ऊपर की जमीन के ऊपर इस्लामी स्लाइसिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। 1962 से लेकर अभी तक उसकी जबरदस्त कोशिश रही है कि जितने भी स्ट्रेटेजिक हाइट्स है, जैसे कि यांगसे था, और जितने भी बॉर्डर पासेस है और जितने भी ग्रेजिंग ग्राउंड है, उनके ऊपर कब्जा कर ले, इससे पहले कि किसी प्रकार से कोई बॉर्डर रेजोल्यूशन हो। और अगर इसके ऊपर कब्जा वो कर लेता है तो हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए उसकी मर्जी पर रहेगा, क्योंकि सारे डोमिनेटिंग हिस्से उसके पास हो गए। इस समय पूरे बॉर्डर के अंदर 80% डोमिनेटिंग हाइट्स हिंदुस्तान के पास में है, और हम बड़ी पैमाने पर चीन को एम्बेरस कर सकते हैं। हम वातावरण से वाकिफ हैं, हमारे सोल्जर्स जो है उनका मोरल, मोटिवेशन, लीडरशिप ट्रेनिंग चीन से बहुत बेहतर है। द कॉज फॉर विच वी आर फाइटिंग इज फार सुपीरियर। हम अपने देश की एकता, अखंडता और आबरू के लिए लड़ रहे हैं। चीन गैर कानूनी ढंग से हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहता है। उसके सोल्जर्स का मोरल और मोटिवेशन बिल्कुल उसी माफिक है जैसे रशियन का वर्सेस यूक्रेन, और वो हर हालत में हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक पड़ेंगे। गलवान को से समझ गए, तवांग के बाद समझ गए, और मजबूरन उनको इस माफी का बयानबाजी करनी पड़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक फोरम में नहीं अनेकों फोरम में साफ तौर पे चीन को कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इंप्रूव करने के लिए, तो आपको पहले तो 2020 की पोजीशन से वापस जाना पड़ेगा, फिर आपको डिसएंगेजमेंट करनी पड़ेगी। लेट्स टेक आवर ट्रूप्स बैक टू द पीस स्टेशंस। वो 50,000 किलोमीटर, 50 से 60,000 ट्रूप्स को रखा हुआ है थर्ड विंटर्स में बड़े पैमाने पर अपने एयर बेसिस को एक्सटेंड कर रहे हैं, नए एयर बेसिस बना रहे हैं, नए हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, रॉकेट आर्टिलरी ले आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट ले आए हैं, बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड बंकर खोद रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर सहगल साहब। इस पर मैं और आपसे विस्तार से बात करूंगा कि आखिर फिर क्या मकसद है चीन का। अगर इस तरह की चीजें लगातार चल रही हैं, दबाव बनाने की कोशिश भी एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम रिश्ते अच्छे चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रोफेसर आसिफ मैं आपके पास आना चाहूंगा। चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्तों के लिए काम करना चाहते हैं, साथ ही पाकिस्तान की भी तारीफ वो कर रहे हैं। ताबिश, आप जो कह रहे हैं ये होता क्या है, जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं या डायलॉग्स की बात करते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आप इससे करते हैं, तो इसको आप ऐसे समझें कि कहने की बात एक अलग होती है, करने की अलग बात होती है। चीन की जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है वो बड़ा मुश्किल होता है कहना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की तारीफ और ऑल वेदर फ्रेंड के बारे में सब जानते हैं। वैसे में जो अभी चीन के अंदर के जो हालात बने हुए, आपने देखा होगा कि 1949 से अभी तक की भी हिस्ट्री आप देखें तो इस तरह से कोई विद्रोह या प्रोटेस्ट नहीं हुआ था वहां पे, वो हमने देखा कुछ दिनों पहले। फिर हमने देखा कि बीच में कैसे आप ताइवान का इशू शुरू हुआ, और कोरोना, जब कोरोना कई साल पहले शुरुआत हुई थी तो चीन की काफी ज्यादा लोगों ने किरकिरी हुई चीन की। अब दोबारा से जो ये इंटरनल जो फोर्सेस हैं, इंटरनल हालात जो बिगड़ रहे हैं, तो पड़ोसियों को उलझा के रखने वाली जो एक पॉलिसी होती है वो एक स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते, स्ट्रेटजीज होती है, जिसको आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखना। यकीन करने की बात नहीं है इसमें। तो आपको लग रहा है कि कोरोना को लेकर जो स्थिति वहां पर बन रही है उसे ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के बयान जो है चीन की तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं? आबिश, सिर्फ कोरोना की स्थिति नहीं, इसके पहले भी कुछ स्थिति वहां बिगड़ी थी। कोरोना ने तो अभी खैर आपने जीरो कोविड पॉलिसी लाई, और अभी तो तमाम चीजें जो वहां दिख रही है कोरोना के हवाले से तो बहुत ही खराब रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसके अलावा आप देखें कि ताइवान पे बीच में अभी 2022 के अगस्त में ही नैन्सी पेलोसी वहां गई थी। अमेरिका के चाइना के हालात आप देखिए, आप इंडो पैसिफिक की सिचुएशन देखिए, समुद्री हालात देखिए, एक्सपेंशन करने की कोशिश, और इन तमाम हालात में आप देखें अगर आप पड़ोसियों को सीधा आप वॉर करें, आप देखिए अभी तवांग में क्या हुआ। ठीक है, डिसएंगेजमेंट हो गया, हमने लास्ट डिबेट में ही बात करी थी, और उसके बाद तमाम चीजें जो है अभी दोबारा वैसी दिखी नहीं। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि चीन के पास भी
अभी ये एक चारा डालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप दोस्ती का या ट्रेड का बिजनेस का मामला लेके आप आगे बढ़े। खुल के वॉर होना, जो लोग कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के वॉर हो सकता है, कुछ कहते हैं कि अटैक हो जाएगा इवन ताइवान पे, या अभी तवांग पे हुआ, अरुणाचल की आप बात करें, चीन खुद भी उलझा हुआ। आप साउथ चाइना सी की बात करें या नॉर्थ चाइना सी, जापान की बात करें, आप किसी भी तरह से देखें तो उस सिचुएशन में खुल के डिप्लोमेसी में ये कहना कि हम इंडिया के साथ कोई ऐसा वॉर फेयर वाली सिचुएशन आ जाए, वो नहीं दिखेगी। और आप जानते हैं कि समुद्री हालात, समुद्र पे वर्चस्व रहना बहुत जरूरी होता है किसी को भी कहीं रूल करने के लिए। यहाँ पे चीजें जो है इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना, नॉर्थ भले ही चाइना ना कहें प्रोफेसर आसिफ, लेकिन जो उनकी कदम है, जिस तरह का बर्ताव है चीन का, वो तो जाहिर है एक तरह की दबाव की सियासत ही है यहाँ पर। सहगल साहब, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगा। हम चीन के साथ व्यापारिक रूप से भी अच्छे रिश्ते साझा करते हैं, व्यापार होता है कई अच्छा खासा चीन और हमारे बीच। उसके बाद इस तरह की चीन की हरकतों के पीछे आप क्या वजह देखते हैं, जो लगातार हम देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि चीन जो है एक विस्तारवादी देश है। उसकी हर समय कोशिश होती है कि दूसरे देशों की जमीन को पकड़ ले, उनकी फिशरीज उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बार बार आए, उनकी फिशरीज को एक्सप्लॉइट करे, तो उनके मिनरल्स को एक्सप्लोर करे, उनके आइलैंड्स को पकड़े, उनकी जमीन को पकड़े। अगर आप देखो कश्मीर, चीन के जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वियतनाम हो, ताइवान हो, फिलीपींस हो, ब्रुनाई हो, इंडोनेशिया हो, किसी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इस समय चीन की जो अंदरूनी हालात है काफी से ज्यादा बदतर हो गए हैं। पहली बार है कई सालों के बाद में कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जी पेंग के लीडरशिप के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। पिछले 50 साल में जो $17 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसका स्लोएस्ट ग्रोथ हो रहा है। उनकी जीडीपी गिर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग परेशान है। पिछले 6 दिन में उनके 1 मिलियन पर डे लोग प्रभावित हो रहे हैं कोरोना से, लेकिन चीन कह रहा है कि एक भी डेथ नहीं हुई पिछले 6 दिनों में। हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड है, क्रेमाटोरियम में जगह नहीं है, 10-10 दिन के लिए बॉडीज को प्रिजर्व किया जा रहा है क्रेमाटोरियम के में टाइम लेने के लिए। ये लोगों से छुपाई नहीं जाती। इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीन जो है हर हालत में कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा 2023 में या जापान के खिलाफ, या ताइवान के साथ, या हिंदुस्तान के खिलाफ। अगर जापान या ताइवान के खिलाफ कोई भी कोशिश साजिश करता है तो अमेरिकन इंटरवेंशन तो निश्चित है, और साथ में अमेरिकन एलाइज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसको लगता है कि हिंदुस्तान जो है सॉफ्टेस्ट टारगेट है, लेकिन वो भूल रहा है कि आज का हिंदुस्तान जो है 62 का हिंदुस्तान नहीं है। 80% एरियाज में हम डोमिनेटिंग है। कुछ साल पहले हमारा कंप्लीटली डिफेंसिव पोस्चर था, हमारे पास रिपोर्ट कैपेबिलिटी थी नहीं। लेकिन अगर आपको याद होगा तो पिछले 3-4 सालों में हमने 2 स्ट्राइक कोर खड़े कर दिए। एक 17 स्ट्राइक कोर ईस्टर्न थिएटर के लिए, अरुणाचल के लिए और सिक्किम एरिया के लिए, और 1 कोर जो मथुरा वाला था उसको भी स्ट्राइक कोर को लद्दाख में और सेंट्रल सेक्टर के लिए लगा दिया है। हमारे पास अभी क्षमता आ गई है कि हम चीन के अंदर घुस सकते हैं और बड़े पैमाने पर उसकी जमीन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। और चीन जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमको डिस्लॉज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। प्रोफेसर आसिफ, बहुत संक्षिप्त में आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, इसके बाद कुछ आप बदलता हुआ देख रहे हैं इस बयान के बाद? इस बयान के बाद मैं यही बदलता हुआ देख रहा हूं कि जो अभी हमारे बॉर्डर पे अरुणाचल में, और जब आप तवांग की तरफ आपने देखा झड़पें हुई, इससे अंदाजा ये लगा कि चाइना को भी इस चीज का अंदाजा हो गया है कि हिंदुस्तान, और वो है हम पहले से, कि हमारी पूरी तैयारी है, हम किसी भी तरीके से कोई भी स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसको तगड़ा जवाब देने की वो रखते हैं सलाहियत। तो वैसे सिचुएशन में आप जब डायलॉग्स की बात करेंगे या आप डिप्लोमेसी की बात करेंगे, वो इशारा उसी तरफ होता है। लेकिन ये कहीं न कहीं दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी जो होती है उसको नहीं भूलना चाहिए, और कहीं न कहीं ये उन तमाम चीजों की तरफ भी इशारा करता है कि अभी सहगल साहब भी कह रहे थे, मैंने भी जिक्र किया कि आंतरिक हालात की तरफ से भटकाने के लिए आपको 2-4 जगहों पे अपने आप को एंगेज करना होगा। नहीं तो अभी सारी दुनिया कोरोना को लेके इतना परेशान हुई, अगर दोबारा ऐसा कुछ शुरू हो जाता है तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उसका प्रेशर नहीं बनेगा, ऐसा नहीं लगता। इसलिए इस तरह की चीजों की शुरुआत
हो सकती है। और मुझे लगता है कि अगर आप डायलॉग करते हैं, ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं तो होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें भी इंडिया की पॉलिसी है कि हम तो एक रीजनल पीस और सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। अगर कोई डायलॉग करता है तो हम डायलॉग करेंगे, कोई अगर हमें आग दिखाने की कोशिश करता है तो हम जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। तो इसमें ये इसी चीज को ऐसे समझिए कि भाई ताबिश भाई, अगर कोई अच्छी शुरुआत कोई हो रही है या होती है तो इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, और नहीं तो हम पूरी तरह से सक्षम है कि हम किस तरीके से चीजों तो अगर को सिर्फ बात कहने के लिए बयान तक सीमित रह जाती है तो अलग बात है, लेकिन अगर चीन का जो बर्ताव है, जिस तरह सीमा पर दबाव की सियासत एक तरह से होती रही चीन की तरफ से, उसमें कोई फर्क आता है, तब ये देखना होगा कि कितना इस रुख पर, जो बदला रुख है चीन का, उस पर यकीन यहाँ पर किया जाना चाहिए, किया जाता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों खास मेहमानों का। तो यहाँ पर सवाल इंडिया का में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हासिल होता है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ रेलवे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला फिर खोला गया है। 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज हुआ था, लेकिन 2021 में केस बंद कर दिया गया था। आरोप लालू यादव के अलावा परिवार के दूसरे लोगों पर भी है। तेजस्वी यादव, चंदा यादव और रागिनी के नाम भी आरोपियों में शामिल हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मनीष कुमार दे रहे हैं। अगर इसके बारे में एजेंसी से की बात करेंगे तो एजेंसी का कहना है कि उस समय जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी वो सही नहीं थी, और जो लीगल डिपार्टमेंट, रेलवे के भी लीगल डिपार्टमेंट ने इस केस में जो है वो कहा था कि ये कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन अगर इसी मामले पे आज की घटना के बाद जब सीबीआई ने इस केस को फिर से रीओपन किया है, अगर आप आरजेडी के नेताओं से बात करेंगे तो उनका कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। जब से महागठबंधन बना है या आरजेडी के हाथ जो है जेडीयू की तरफ दोस्ती के बढ़े हैं, सरकार बनी है, तो उसके बाद आप देख लीजिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से जो है हमारे खिलाफ पुराने मामलों को फिर से जिंदा किया जा रहा है। देखिए, ये मामला था कि डीएलएफ जो कंपनी है उसे बांद्रा स्टेशन बनाने का, जब लालू यादव रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच में, उस समय उन्हें रेलवे स्टेशन का एक रीमॉडलिंग का ठेका मिला था। और उसके बाद साउथ दिल्ली में एक घर था, उस घर के बारे में कहा जाता है कि डीएलएफ के पैसे से वो घर खरीदा गया, और बाद में जिस कंपनी ने घर खरीदा उसी कंपनी में तेजस्वी यादव और उनके जो बहन हैं वो उस कंपनी में डायरेक्टर होकर उस घर को उन्होंने एक तरह से बेनामी, वो प्रॉपर्टी थी जिसको उन्होंने लिया। लेकिन बात यह है कि जो लालू यादव या के परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि सीबीआई ने ही इस मामले की जांच की थी, और जांच में जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी उनमें उन्होंने कहा कि ये मामला सही नहीं है, और ये जो मनी रूटिंग का या बेनामी संपत्ति की जो बात की जा रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन फिर से ये मामला जब एक बार फिर से इसे अब पुनर्जीवित किया जा रहा है, रीओपन किया जा रहा है, तो उनका कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि किसी न किसी बहाने तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश हो रही है कि तेजस्वी यादव किसी तरीके से जांच एजेंसियों के दायरे में आ जाए, जिससे कि सरकार जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरार आए। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में 3 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग में आग लगने से 21 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। ये आग आज सुबह 4 बजे लगी थी। दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका और आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स वहां संदिग्ध हालत में घूमता पाया गया, जिसकी पहचान कर उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ये आग उसी शख्स ने लगाई है या नहीं।